अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमोरल जो लफ्ज़ है लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होती हैं और उसके बाद उसी की जैसे आगे इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस भी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस को आगे हमारे कौन से सेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो बेसिकली हमारे बी सेल्स हैं जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस को जनरेट करते हैं। अब ये बी सेल्स किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, ये लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि जब वो एंटीजन के साथ अटैच होंगे तो फिर अपने आप को दो तरह के सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल और इसके अलावा मेमोरी सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो प्लाज्मा सेल का काम ये होता है कि वो आगे एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है और वो आगे फर्दर जो है एंटीजन के साथ कैसे अटैच होती हैं और उनके असर को कैसे ख़त्म करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले एक ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की एक क्लास है जिनको हम कहते हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। तो ये ज़्यादातर इनका ताल्लुक होता है गामा ग्लोब्यूलिन से। इम्यूनो लफ्ज़ इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है बेटा, तो एंटीबॉडीज़ हैं क्या, बेसिकली ये वाई शेप मालिक्यूल्स हैं और ये हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, अटैच विद स्पेसिफिक एंटीजन एंड अटैक माइक्रोब्स। तो बेसिकली जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ एक वाई शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, एंटीजन के साथ अटैच होती है और माइक्रोब्स को किल करने में यहाँ पर हेल्पफुल साबित होती है। क्लियर बेटा? तो एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फ टू पैथोजन इन्वेसिव साइट। कहने का क्या मतलब है कि एंटीबॉडीज़ को हम क्या करते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनकी फॉर्मेशन तो बी सेल के ज़रिए होती है, प्लाज्मा सेल के ज़रिए होती है, लेकिन उसके बाद क्या है कि इनको ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ जहाँ ये माइक्रोब्स, जिन माइक्रोब्स के खिलाफ ये बनी है, वहाँ पर जो जो माइक्रोब्स इनको मिलते जाएंगे उस जैसे उनको ये क्या करते जाएंगे बेटा, आगे किल करने में हेल्पफुल साबित होंगे। क्लियर? तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ सिंपल वे में क्या है कि एंटीबॉडीज़ हमारे पास एक गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की एक टाइप है जो हमारे इम्यून सिस्टम में हमारी हेल्प करती है। इनका काम होता है कि माइक्रोब्स की सरफेस पर मौजूद एंटीजन के साथ अटैच होना और फिर उसके बाद फर्दर जो है हमारे बाकी सेल्स को ये क्या करते हैं, सिग्नल देती है, वो आगे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको किल करते हैं, या इसके अलावा एंटीटॉक्सिन रिलीज़ करके उसके जहर को या उसके असर को ये ख़त्म करती है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। ये अक्सर बोर्ड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सवाल पूछा गया। स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडीज़ की? ये एक वाई शेप प्रोटीन है, क्लियर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो प्रोटीन है, सारी बात है, इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होगी। ये अक्सर इसकी एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए बोर्ड में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको पूरी स्ट्रक्चर पर पूरी ग्रिपिंग होनी चाहिए। एक एक लफ्ज़ जो है इसका एक एमसीक्यूज बन सकता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 2 आइडेंटिकल लॉन्ग चेन है इसमें, 2 इसमें लॉन्ग चेन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, हैवी चेन्स। क्लियर? और उसके बाद 2 आइडेंटिकल शॉर्ट चेन्स हैं जिनको हम कहते हैं लाइट चेन्स। तो ये टोटल 4 चेन्स होगी, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, और ये चारों चेन्स एक दूसरे के साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए, डाई सल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए ये जुड़ी हुई हैं। क्लियर? ईच एंटीबॉडीज हैज़ अ कांस्टेंट रीजन, और हर चेन के अंदर ज़्यादातर हिस्सा कांस्टेंट होता है, फॉर विच रिमेन सेम इन ईच क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़। देखिए हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ की फर्दर क्लासेस होती हैं, IgG प्रोटीन है, और इसके अलावा इसकी फर्दर जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ की क्लासेस होती हैं। हर क्लास में कांस्टेंट रीजन सेम रहेगा, वेरिएबल रीजन डिफरेंट रहेगा, चाहे वो सेम क्लास के अंदर है चाहे वो डिफरेंट क्लास के अंदर है। वेरिएबल रीजन जो है वो क्या करता है बेटा, वेरी करता रहता है, वो डिफरेंट होता है। जबकि एक क्लास के अंदर कांस्टेंट रीजन जो है इनका सेम रहेगा, जबकि जो वेरिएबल रीजन है बेटा, वेरी इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, हर किस्म के एंटीबॉडीज़ के अंदर ये वाला जो रीजन है, वेरिएबल रीजन, ये वेरी करता रहेगा। ईच एंटीबॉडीज़ हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, 2 इनके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिनके साथ ये जाकर अटैच हो सकती है, यानी कि इनके पास 2 साइट्स ऐसी हैं जो आगे एंटीजन के साथ जुड़ सकती हैं। अब ज़रा डायग्राम के जरिए समझते हैं कि एक एंटीजन बॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हमने अभी डिस्कस किया 4 हमारे पास क्या होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ये हो गई और एक ये दोनों हैवी चेन्स है बेटा, हैवी चेन्स है। क्लियर? और उसके बाद जो 2 लाइट चेन है, ये ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रही हैं, ये लाइट चेन्स है बेटा। और हैवी चेन्स और लाइट चेन्स एक दूसरे के साथ ये डाई सल्फाइड ब्रिजेज हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ बेटा जुड़ी हुई हैं।
क्लियर हो गया। और उसके बाद जो चीज़ याद रखने वाली है बेटा, देखिए यहाँ पर ये वी लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ना किसी भी एंटीबॉडीज़ का, ये वेरिएबल होता है, ये डिफरेंट होता है। और हर एंटीबॉडीज़ के अंदर चाहे एक ही क्लास की एंटीबॉडीज़ हैं चाहे डिफरेंट क्लास की एंटीबॉडीज़ हैं, ये वेरिएबल रीजन सब के अंदर वेरी करेगा। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ये जो हमारा लाइट चेन का है और ये जो हैवी चेन का ये वाला सारा हिस्सा है ना, ये सारे का सारा बेटा कांस्टेंट रहेगा एक क्लास के अंदर, यानी कि सिंगल क्लास की बात हो रही है, सिंगल क्लास की। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट रीजन चेंज होगा तो क्लास भी चेंज हो जाएगी। तो एक क्लास के एंटीबॉडीज़ में कांस्टेंट रीजन सेम रहता है, वेरिएबल रीजन डिफरेंट होता है, और डिफरेंट क्लासेस के अंदर कांस्टेंट रीजन भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव भी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हैवी चेन्स कितनी हैं, लाइट चेन्स कितनी हैं, और उनके दरमियान कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, कौन कौन सी ब्रिजेस यहाँ पर मौजूद हैं, वेरिएबल रीजन कौन सा होता है, कांस्टेंट रीजन कौन सा होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी सही तरीके से इसकी ड्रॉ करनी है, क्योंकि इस पर बोर्ड में काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ बाइंड विद एंटीजन्स फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। तो एंटीबॉडीज़ जब भी किसी पैथोजन पर अटैक करती हैं तो पहले का क्या काम करेगी कि उनके सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं या स्पेसिफिक मार्कर हैं जिनको हम एंटीजन्स कह रहे हैं, तो एंटीबॉडीज़ उनके साथ जुड़ती हैं और आगे बनाती हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएगी। क्लियर। और उसका फ़ायदा ये होगा कि इट प्रमोट फेगोसाइटोसिस। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे एंटीबॉडीज़ इसके साथ अटैच होंगी तो माइक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जो हमारे इनगल्फिंग सेल्स हैं ये वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एंटीजन्स को इनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास ये पैथोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, और ये जो ब्लैक कलर में डॉट्स लगे हुए हैं ये बेसिकली उनके सरफेस के ऊपर एंटीजन्स हैं। और ये हमारे पास वाई शेप ये प्रोटीन्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, एंटीबॉडीज़ कह रहे हैं। क्लियर। और तो होता क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पैथोजेंस की सरफेस के साथ जो लगे हुए एंटीजेंस हैं उनके साथ अटैच हो जाती हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद हमारे फेगोसाइटोटिक सेल्स या फेगोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, वो फेगोसाइट्स यहाँ पर पहुँचेंगे और इनको इनगल्फ कर लेंगे। तो ये सिंपल सा एक फिनोमिना है, एक मैकेनिज्म है। पहला तरीकाकार एंटीबॉडीज़ का आगे एंटीजेंस को या पैथोजन को किल करने का पहला तरीकाकार यही है। उसके बाद नेक्स्ट वन वो क्या करता है, किस तरीके से और क्या तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि हमारी एंटीबॉडीज़ कंप्लीमेंट सिस्टम को, यानी कि कंप्लीमेंट्री प्रोटीन थी 30 टाइप्स की ये प्रोटीन्स होती हैं, एक साथ ये सारी एक्टिवेट होती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, ये किसी पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। अब कंप्लीमेंट सिस्टम है क्या या कंप्लीमेंट प्रोटीन है क्या, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो इम्यूनिटी पे बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें ये बातें डिस्कस कर ली हैं। तो उन प्रोटीन्स को भी ये एक्टिवेट करती हैं कि वो भी आकर जो हमारे पैथोजन्स हैं उनको आके किल करें। ठीक है। तीसरा जो मेथड है जिसके ज़रिए एंटीबॉडीज़ एंटीजन को किल करती हैं बेटा, वो है बाय रिलीजिंग एंटीटॉक्सिन। ये क्या करती हैं, एंटीजन्स को किल करने के लिए एंटीजन्स ना हार्मफुल केमिकल भी प्रोड्यूस करती हैं। ये प्रोटीन्स जो होती है ना, इनसे आगे हार्मफुल केमिकल भी बनते हैं जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में जहर कहेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी। तो एंटीबॉडीज़ उसका एंटीटॉक्सिन बनाएंगी, यानी उस जहर के असर को ख़त्म करने के लिए एक और केमिकल बनाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीटॉक्सिन कहेंगे। ये एंटीटॉक्सिन टॉक्सिन के साथ मिलेंगे। टॉक्सिन क्या है, वो पैथोजन के एंटीजन्स जो केमिकल रिलीज़ कर रही हैं। एंटीटॉक्सिन क्या है, आपकी एंटीबॉडीज़ जो केमिकल बना रही हैं, ये क्या करेंगे, एंटीटॉक्सिन रिलीज़ करके उस टॉक्सिन के असर को ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे एंटीजन का जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और एंटीबॉडीज़ का मोड ऑफ एक्शन क्या है इसको आज हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारे पास ये जो लेक्चर था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।